हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन उड़ीसा? यानी उड़ीसा का स्थानांतरण स्थानांतरणशील कृषि कौन सा है? बात यहाँ पर दिया है स्थानांतरणशील। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पर हमें खेती करना है वहाँ पर जो भी पहले पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियाँ, झाड़ी वगैरह हैं, उन्हें काट कर जला दिया जाता है। फिर उसके बाद जो भूमि साफ करते हैं, मतलब भूमि को साफ सुथरा करके जुताई करने के बाद उसमें बीज बो देते हैं। और इससे भूमि की क्या है कि वो उर्वरता बनी रहती है। उसे कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि। तो निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? तो हो जाएगा पोडू। ऑप्शन ए पोडू। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में झूम खेती यानी स्थानांतरणशील कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। जो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में इस खेती को पोंडू के नाम से जाना जाता है। बात करें स्थानांतरण कृषि की, तो एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। मैंने पहले बता दिया कि जो भूमि होती है वहां पर जो वृक्ष और पेड़ पौधे जमे होते हैं उन्हें काट कर जला देते हैं। फिर उसके बाद जुताई करके बीज बो देते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। यानी जब भूमि की जो उर्वरता वहाँ की खराब हो जाती है तो उसके छोड़ देता है। बात करें वेवर और दहियार की, ये जो वेवर है, वेवर या वेवार, और एक दहियार होता है, वो कहाँ पर खेती हो जाती है? तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र आते हैं वहां पर की जाती है। और पेंडा की बात करें तो कहाँ पर खेती है? तो महाराष्ट्र के इलाकों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड, यानी फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बात करें फूलों की खेती को, तो फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। कृषि को कहते हैं एग्रीकल्चर। बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हमारा किस श्रेणी में आ जाएगा फलों एवं सब्जियों की? तो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी की खेती से कहेंगे। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर। ये कहता है मधुमक्खी पालन, उसे एपीकल्चर। मछली पालन को पिसीकल्चर। और जो फलों का उत्पादन किया जाता है उसे पोमिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बात करें हॉर्टिकल्चर के अंदर या फिर बागवानी के अंदर क्या क्या आते हैं, तो फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, मसालों और मशरूम की खेती इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लोकल नेम्स ऑफ द राइस क्रॉप्स ग्राउंड इन विंटर सीजन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, फिर नॉर्थर्न इंडिया, यानी उत्तरी भारत में शीतकाल में उगाई जाने या फिर उपजाई जाने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम कौन कौन सा है? तो इनमें उत्तर काल में उगाए जाने चावल की फसल कौन से हो जाएंगे? तो अमन, साली और अगहनी, यानी ऑप्शन बी अमन, साली और अगहनी। बात करें उत्तर भारत में तो किस महीने की बात की जा रही है यहाँ पर? जो शीतकाल है वो मई से जुलाई में, मई के बाद जून जुलाई में, यानी उत्तर भारत में मई से जुलाई से सितंबर और दिसंबर के मध्य चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उगाई चावल की फसल का स्थानीय नाम अमन, शाली और अगहनी है। चावल की प्रजाति औंस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। इसकी बुआई कब की जाती है? तो गर्मियों में मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेवर, दहिया, फिर फोंदू, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में इसको बताया। यह एक ऐसी खेती जिसमें वृक्षों को काटकर जला जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके उस पर खेती की जाती है। ये बात सब वही है। यहाँ पे दिया है झूम झूम कृषि के स्थानीय नाम और उनके स्थान इस प्रकार है। जो झूम की खेती है वो कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। वीवर और डैयर की तो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में। बात करें दीपा की तो बस्तर जिला में, और पोंदू की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म मल्चिंग? कौन सा शब्द है जो मल्चिंग की व्याख्या करता है? इसमें मल्चिंग की व्याख्या कौन करता है?
बात करें मल्चिंग की, मल्चिंग होता क्या है? तो मल्चिंग होता है, जो फसल बो जाती है, जो पत्तियों में फसल बो जाती है, ऐसे पत्तियों में, और उनके बीच कुछ दूरी पर ऐसे एक पत्ती हो गई, और यहाँ पर ऐसे दूरी करके कुछ फसल से बो दी जाती है। जो भी इस एरिया में जो भी बचे हुए जगह है नीचे, उसको किसी पुआल जैसे या फिर कोई जैविक पदार्थ से ढक दिया जाता है उसे, वो मल्चिंग कही वही मल्चिंग कहा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ये। और क्या दिया है? कंटूर को पत्थर और घास आदि से ढकना, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, जिस पदार्थ से इसे ढका जाता है उसे मल्च कहा जाता है। जैसे पुआल से ढक रहे हैं, जैविक जो कोई जैविक पदार्थ है उससे ढक रहे हैं, या फिर भूसा से ढक रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवेशन इन द जेड सीजन, यानी जैद सीजन, जैद की खेती किस महीने में की जाती है? या फिर यहाँ पर दिया है, किसकी खेती जैद के मौसम में की जाती है? इनमें से किस फसल की खेती जैद के महीने में की जाती है? तो हो जाएगा खरबूजा, खीरा, तरबूज, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जैद की खेती कब की जाती है? चल जान देखते हैं यहाँ पर। तो भारत में जायद के मौसम में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, मूंग, जूट, तुरई, भिंडी इत्यादि। इसके अलावा ये कहता है नाशपाती आ गया, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो आगे वो जायद की खेती में आते हैं। ये किस महीने में की जाती है? तो इन्हें मार्च से जून तक, यानी मार्च में बोया जाता है और जून तक इन्हें काटा जाता है। बात करें भारत में खेती कितने प्रकार की जाती है? तो तीन प्रकार से की जाती है। एक होती है रबी खेती, खरीफ की खेती और जायद की खेती। तो जायद की खेती हो जाती है मार्च से जून तक, जिसमें खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, नाशपाती, खीरा वगैरह ये सब आते हैं। बात करें रबी की, तो रबी की फसल की खेती कब की जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक। इसमें बेसिक बोया क्या जाता है? तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों भी आ जाता है। रबी की खेती की जाती है अक्टूबर से दिसंबर में इसे बोया जाता है, और जब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है जो अप्रैल से जून तक, उसके मध्य में इसे काट दिया जाता है। बात करें खरीफ की फसल की खेती की, तो ये जून जुलाई से बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में इसे शीत ऋतु के प्रारंभ होने के साथ साथ इसे काटा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं? जैसे चावल हो गया, चावल इसको बेसिकली धान बोला जाता है यहाँ पे। चावल का मतलब हो गया धान, धान के बाद फिर चावल निकलाता है, चावल या फिर धान, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा इत्यादि ये सब जो फसलें हैं वो खरीफ की फसल में आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिक ऑफ पोलिस विच इज द ओरिजिन फॉलेस ऑफ मैन, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र इनमें से क्या है? तो मानव का उत्पत्ति केंद्र हो जाएगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, यानी रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ऑप्शन ए, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में मानी गई है, जो हटो प्रथम एवं द्वितीय और लेवेंटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्कूल और कफेज नामक स्थानों से प्राप्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, कल्चर कंटेक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड, दो समुदायों के जो बीच सांस्कृतिक है वो उनका संपर्क क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संस्कृति संक्रमण या फिर एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन या फिर संस्कृति संक्रमण। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एक्सेलरेशन या संस्कृति संक्रमण के नाम से जाना जाता है। इसे उस सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक समाज या संगठन संबंधित कोई व्यक्ति या फिर कोई समुदाय किसी अलग समुदाय के संगठन और के तौर तरीके वो मानते समझकर उसका भाग बनता है। यानी कोई दूसरे स्थान से या फिर दूसरे समुदाय का दूसरे समुदाय में वहाँ पर भाग लेता है, या उसके बारे में जानता है, या फिर उसके तौर तरीके को अपनाता है, उसे कहते हैं संस्कृति संक्रमण या फिर एक्सेलरेशन। ऐसे प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है, वहाँ के दूसरे लोगों के समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल आता है। जैसे कोई इंडिया के व्यक्ति अमेरिका चला गया और वो वहीं रहने लगा,
तो वो धीरे धीरे इंडिया को छोड़कर अमेरिका की जो आगे संस्कृति है वो अपनाने लगेगा। वहीं की बोलचाल, रहन सहन, खान पीन वहीं की सब चेंज कर देगा इंडिया से अमेरिका के जाने तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन शांत वैली सिटोरियल, यानी जो शांत घाटी है वो किस स्थान पर स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगी शांत घाटी हो जाएगी केरल राज्य में। नहीं, शांत घाटी हो जाएगी केरल राज्य में, हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य में। ये कहता है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ पड़ती है, तो पड़ती है उत्तराखंड में। यहाँ पर है कि शांत घाटी केरल के नीलगिरी जो पहाड़ी है वहां पर उसमें आती हैं। और शांत घाटी की बात करें तो वो 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस शांत घाटी को 1984 के समय पे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। शांत घाटी आंदोलन एक ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन था जिसमें 1973 में शांत घाटी रिजर्व फॉरेस्ट को जल विद्युत परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए शुरू किया गया। ये शुरू क्यों किया गया, तो बाढ़ से बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, मिलेट्स आर कॉल्ड माइरिकल ग्रेन्स एंड क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर वाई, जो मोटे अनाज हैं उन्हें अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि वो सूखी सहिष्णु फसल है। ये सही है। मोटे अनाज प्रोटीन और फाइबर से पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसमें सैल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, यानी ये सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त सभी। मोटे अनाज को अक्सर उनके असंख्य स्वास्थ्य लाभों और इस तथ्य के कारण चमत्कारी अनाज कहा जाता है कि वे कठोर शुष्क वातावरण में पनप सकते हैं और जहाँ अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। यानी ये अक्सर जहाँ पर नॉर्मल फसल नहीं हो पाती वहां पर ये अक्सर फसल, जो मोटे फसल है वो पनप जाते हैं, फिर उन्हें उगाया जा सकता है। बात करें इसे ऐसा माना किया जाता है, तो मोटे अनाज जो मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज से पांच रूप से में पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। मैंने पहले बताया कि नॉर्मल ये जो नॉर्मल अनाज होते हैं या फिर नॉर्मल जो खेती की जाती है उससे बढ़िया ये है। कम वातावरण, शुष्क वातावरण और क्या बोलते हैं इसको, इससे कम लागत में ये अच्छी पैदावार इससे उगाया जा सकता है। इसमें कीटनाशकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है और पानी भी ये कम इसको चाहिए होता है। यह किसानों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन जाता है, यानी किसानों के लिए अनुकूल है, इससे किसानों को सुविधा मिल जाती है। अगला है, गेहूं और धान की फसल के मुकाबले इसमें सॉल्यूबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो हो जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत का स्थलाकृति मानचित्र का मानचित्र बनाया जाता है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन, इसकी स्थापना की बात करें तो 1767 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।